नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आधुनिक इतिहास की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे थे। अभी कुछ दिनों से होल्ड किया गया था सेशन को, हालांकि आज से फिर से हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं और लेंगे आज से अगला टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है होम रूल आंदोलन और लखनऊ समझौता। दोनों ही कॉन्सेप्टों को हम एक साथ समझने का प्रयास करेंगे, एक ही लेक्चर में समझने का, कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोनों ही कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। अलग अलग लेक्चर लेकर के टाइम बर्बाद करने से ज्यादा बेहतर हुआ कि एक ही सेशन में दोनों को ही समझ लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन और दोनों को ही सटीक रूप से और व्यवहारिक रूप से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए छात्र हैं मैं उनको थोड़ा फटाफट थोड़ा स्पीड से बता दूं, क्योंकि समय थोड़ा कम है आज। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ही ईयर के वो सभी सब्जेक्ट जो भी आपको चाहिए वो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेक्चर और नोट्स सब कुछ अवेलेबल है। जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा केयरफुली सर्च कीजिए, जो भी सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट को देखिए, उसमें से अपने टॉपिक के अनुसार अपना टॉपिक अपने सिलेबस में टॉपिक को मैच करके और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यूट्यूब पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्ट्रेटजी के साथ में आपकी बेहतर स्टडी करा सके, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसआई, बैंकिंग, पुलिस, कोई सी भी वनडे एग्जाम तक की भी तैयारी यदि आप कर रहे हो, तो भी आपको एक सटीक सामग्री हमारे प्रज्ञान हिंदी नामक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। और यदि आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करेंगे प्रज्ञान हिंदी नाम से, तो भी आपको चैनल आसानी से मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। यह आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है, जिसमें मैं आपको प्रत्येक लेक्चर में दिखाता हूं आप लोगों को, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अभी तक हमारे 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी पूरी तरह से, और अभी सेशन हमारा यूनिट 4 तक चल रहा था, जिसमें हम अभी तक जो है ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 में टॉपिक नंबर 26 पर, होम रूल आंदोलन एवं लखनऊ समझौता, दोनों को एक साथ उठाने का हमने प्रयास किया है। तो आइए बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में और जानते हैं कि आज के इस पूरे लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो आज के सेशन में हम 5 बिंदुओं के माध्यम से ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे होम रूल आंदोलन एक्चुअल में क्या है। इस आंदोलन के बाद में हम बात करने वाले हैं कि इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। इसके बाद में जो होम रूल लीग बनाई गई थी उसके उद्देश्य क्या थे, और इस आंदोलन का ब्रिटिश सरकार ने दमन कैसे किया, ठीक है ना। और इस लास्ट में हम देखेंगे लखनऊ समझौते पर। लखनऊ समझौते पर जो है हम एक समग्र दृष्टि के रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इन 5 बिंदुओं को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लेते हैं होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन क्या था, चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस कराते हुए व्यवहारिक रूप से भी समझाता हुआ चलूंगा। वैसे तो मेरे द्वारा इस भाषा को, इस लैंग्वेज को इतना आसान कर दिया कि एक ही बार पढ़ने में आपको कंप्लीट समझ आएगा, लेकिन फिर भी एक कहानी के रूप में यदि आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में यह स्टोर हो जाता है और फिर से आपको किताबों में रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि हमेशा फोकस कीजिए सुनने पर, सुनकर के उसको सामान्य भाषा में अर्थात कि व्यवहारिक रूप से याद रखने का प्रयास करें। यदि आप आसानी से कहें कि केयरफुली यदि आप सुन लेते हैं लेक्चर को, तो ये आपको एक कहानी की तरह अपने आप आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, जिससे आपको किताबों से रटने से छुटकारा मिल जाता है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। अभी कोई नोट डाउन नहीं करना है। नोट डाउन यदि आप नोट्स बना रहे हैं, इस नोट्स के अलावा भी यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करना और आसानी से अपने नोट्स बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दरअसल होम रूल जो है, भारत में होम रूल आंदोलन, वैसे तो भारत के अलावा अन्य देशों में होम रूल आंदोलन चल रहे थे, लेकिन भारत में अगर हम होम रूल आंदोलन की शुरुआत की बात कहें तो इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में की थी। कब की थी? 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अच्छा, ये होम रूल आंदोलन की शुरुआत की जो प्रेरणा थी गंगाधर तिलक को कहां से मिली थी? तो एनी बेसेंट से प्राप्त हुई थी ये प्रेरणा। ठीक है, तो इनको बेलगांव में होम रूल आंदोलन की स्थापना, इस लीग की स्थापना की, और इसी के माध्यम से, और इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना। ध्यान सुनिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। इस लीग का
प्रथम उद्देश्य क्या था या मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था स्वशासन प्राप्त करना, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए ही एक संविधान निर्मित किया जाए भारत के लिए और भारतीयों को स्वशासन करने का अधिकार दिया जाए। ये इस लीग की मांग थी। तो होम रूल लीग का प्रभाव जो है उस समय कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रांत या बरार तक फैला हुआ था। मतलब भारत के काफी विशिष्ट मुख्य क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा। क्लियर है? तो इसकी जो स्थापना की बात कही गई, होम रूल स्थापना की बात कही, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक को इस होम रूल लीग की स्थापना की जो प्रेरणा थी, ये आयरिश महिला एनी बेसेंट से प्राप्त हुई थी। आयरिश महिला एनी बेसेंट जो है, श्रीमती एनी बेसेंट, उन्होंने होम रूल का अर्थ बताते हुए कहा कि होम रूल का अर्थ राजनीतिक क्षेत्र में ग्राम परिषद हो, चाहे जिला बोर्ड हो या नगर पालिका हो या प्रांतीय विधानसभा हो या राष्ट्रीय संसद हो, सभी स्तरों पर स्वायत्त शासन की स्थापना करना है। क्या कहा एनी बेसेंट ने? सामान्य शब्दों में समझिए, एनी बेसेंट ने होम रूल का अर्थ समझाते हुए कहा, होम रूल, यदि इसको आप ठीक से समझेंगे ना, संधि विच्छेद भी करोगे ना, तो इसका अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है, होम रूल। ठीक है, तो स्वायत्त शासन, स्वायत्त शासन। तो इन्होंने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर स्वायत्त शासन की स्थापना करना ही क्या है? होम रूल है। लेकिन इसी अर्थ को थोड़ा सा बदलते हुए यहां पर बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय परिस्थितियों को नजर में रखते हुए उन्होंने इस अर्थ को थोड़ा सा चेंज करते हुए अपने होम रूल लीग की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य बताया। और उन्होंने होम रूल का उद्देश्य समझाते हुए कहा कि स्वायत्त शासन की प्राप्ति से उनका अर्थ था कि ब्रिटिश नौकरशाही के स्थान पर, ब्रिटिश नौकरशाही के स्थान पर मतलब कि ब्रिटेन के जो नौकरशाही है, जो अधिकारी है, उनके स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही जो है होम रूल लीग का प्रमुख उद्देश्य था। क्लियर है? यहां एनी बेसेंट का कहना क्या था कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर स्वायत्त शासन की स्थापना करना ही होम रूल है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने भारत में जब होम रूल आंदोलन की या होम रूल लीग की स्थापना की, तो उस समय उन्होंने भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखा और उसके अनुसार होम रूल लीग के उद्देश्यों में या अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन किया और उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना तो है, परंतु संवैधानिक तरीकों से और ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रहते हुए। बात समझ आई? तो ये कुछ सामान्य से तथ्य थे जो आपको एक व्याख्या या होम रूल के अर्थ के रूप में लिख देना चाहिए एग्जाम में। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड बिंदु की कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इसका प्रभाव बहुत ही भयानक पड़ा था। होम रूल लीग का प्रभाव बहुत ही भयानक रूप से पड़ा था। इसके प्रभाव के पीछे हम अगर कॉमन सेंस भी लगाए ना, तो हम कह सकते हैं कि यार 1916 की ये कहानी है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक होम रूल लेकर के आते हैं, होम रूल लीग लेकर के आते, स्थापना करते हैं और कहते हैं कि हम स्वायत्त शासन चाहते हैं। इस समय में ये स्वायत्त शासन वाली बात है ना, कहना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो जब बाल गंगाधर तिलक ने स्वायत्त शासन की मांग की, तो संपूर्ण भारत की जनता ने इनका बहुत ही भव्य स्वागत किया, इनका आदर किया, इनको बहुत सम्मान दिया। और इसी सम्मान के कारण ही होम रूल आंदोलन में तिलक ने अपार जनसमूह का समर्थन प्राप्त कर लिया। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में जा रहे थे ये, 1916 में एक्चुअल में ये स्थापना कर चुके थे होम रूल लीग की। तो उसी साल में ये कांग्रेस के अधिवेशन में जा रहे थे, कहां पर? लखनऊ। तो लखनऊ, अब सोचिएगा जनता कितनी प्रभावित थी इनके इस आंदोलन से कि जब ये कांग्रेस के अधिवेशन के लिए लखनऊ जा रहे थे, तो जिस ट्रेन से वो जा रहे थे ना, इनके स्वागत के रूप में उसी ट्रेन का नामकरण कर दिया गया, होम रूल गाड़ी इसका नाम रख दिया उस ट्रेन का। और इतना ही नहीं, जिस लखनऊ में जिस स्टेशन पे वो उतरे और जो घोड़ा गाड़ी उनको लेने के लिए आई थी, उस घोड़ा गाड़ी से घोड़ों को छोड़ के भगा दिया और जनता ने खुद घोड़े के स्थान पर उनकी गाड़ी को खींच करके कांग्रेस के सम्मेलन तक उनको लेकर के गए। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही कम समय में लोकप्रियता हासिल कर ली थी, बहुत ही कम समय में अत्यधिक लोकप्रियता हासिल कर ली थी। और धीरे धीरे ये एक, अब क्या हुआ, व्यापक आंदोलन बन रहा था। और ये आंदोलन का व्यापक बनना, इसके पीछे एक कारण और भी था। एक तो स्वायत्त शासन की मांग करना, जो कि उदारवादियों को कहें या उग्रवादियों का कहें, दोनों का ही लक्ष्य था, कहीं ना कहीं दोनों का लक्ष्य था। लेकिन उदारवादियों की नीतियां और उग्रवादियों की नीतियां
दोनों एकदम अपोजिट थी। तो जो ये होम रूल लीग बनकर के आई थी, ये दोनों के मध्य का रास्ता बनकर के आई थी, दोनों का मध्य का रास्ता बनकर के आई थी। इसी कारण से होम रूल लीग को दोनों ही नेताओं का समर्थन प्राप्त था। तो भारतीय जनता जो है कम समय में ही इसकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगी और होम रूल आंदोलन प्रारंभिक रूप में सफल रहा। इसकी नीति सरकार की आलोचना करना नहीं था, बल्कि जनता को जागृत करना था। क्या नीति बनाई उन्होंने? सरकार की आलोचना नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही स्वायत्त शासन चाहिए। बात समझ आई? तो इस नीति के अनुसार उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना भी नहीं की और जनता को जागृत करने का प्रयास किया। यह प्रमुख प्रभाव यहां होम रूल आंदोलन के अंतर्गत देखा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके उद्देश्यों की, तो इसके उद्देश्यों को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा इसके लीग की करेंगे कि होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले 1916 में की गई थी। शीघ्र ही इसकी शाखाएं जो है मुंबई, इलाहाबाद, कानपुर, अहमदाबाद, बनारस और मथुरा जैसे बड़े बड़े शहरों में खुलना प्रारंभ हो गई। और इस पूरी प्रक्रिया में तिलक और एनी बेसेंट ने पूरे दक्षिण का क्षेत्र संभाला, तो वहीं पर ही मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने उत्तर भारत का क्षेत्र संभाला। उद्देश्यों की बात करें दोस्तों, तो इसके प्रमुख उद्देश्य थे कि भारत की राष्ट्रीय संसद को अन्य डोमिनियन संसदों के समान अधिकार प्रदान किए जाए। क्या उद्देश्य रखा इन्होंने? कि भारतीय राष्ट्रीय संसद को जो ब्रिटेन के अन्य डोमिनियन हैं उनकी तरह भारतीय राष्ट्रीय संसद को भी अधिकार दिए जाए, जहां पर भारतीयों को शासन करने का अधिकार प्राप्त हो। इसके अलावा युद्ध काल में स्वशासित भारत ब्रिटेन को पूरी सहायता देगा। इस आंदोलन में क्रांतिकारी राजनीति को रोका जाना, इसके अलावा आंदोलन द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, ये सबके सब जो है होम रूल लीग के प्रमुख उद्देश्य थे। तो ये चार उद्देश्यों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके दमन की। तो भाई अब जब कि ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार की आलोचना नहीं कर रहा था, तो फिर इसको ब्रिटिश सरकार इसका दमन करने के पीछे क्यों थी? क्यों चाहती थी कि ब्रिटिश सरकार इसका दमन करना क्यों चाहती थी? तो इसके पीछे दोस्तों कारण ये था कि होम रूल लीग, जैसा कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, कि ये बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा जनप्रिय हो चुका था, लोकप्रिय हो चुका था और जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। तो होम रूल आंदोलन के बढ़ते विशाल स्वरूप को देख करके ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करना प्रारंभ कर दिया। लोकमान्य तिलक के अब भाई दमन करने के लिए कुछ तो रीजन चाहिए, तो उस रीजन के रूप में उन्होंने क्या किया कि लोकमान्य तिलक ने जो भाषण दिए अपनी सभाओं में, उन भाषणों के कुछ वाक्यों को ले लिया और कह दिया कि इन वाक्यों के आधार पर तिलक ने राजद्रोह किया है। तो राजद्रोह का स्वरूप देकर के एक वर्ष के लिए 20,000 पाउंड का आर्थिक दंड अर्थात जमानत के तौर पर तिलक को भरवाए जाने थे। लेकिन तिलक ने पैसे नहीं भरे, बल्कि उन्होंने उच्च न्यायालय में इस सरकार के इस कार्य को चुनौती दे दी। तो उच्च न्यायालय ने भी सरकार ने जो आदेश दिया था 20,000 पाउंड भरने का, उसे रद्द कर दिया। बात समझ आई? तो फिर तिलक और एनी बेसेंट पर ब्रिटिश सरकार ने आगे चल करके कई प्रतिबंध लगा दिए। तो ये सारी घटना से तिलक और एनी बेसेंट को इस बात का तो एहसास हो गया था, ये लोग समझ गए थे कि ब्रिटिश सरकार स्वशासन की मांग को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी। अतः तिलक और अन्य नेताओं ने अब क्या किया? उनको पता था कि होम रूल लीग के माध्यम से जिस स्वशासन की हम मांग कर रहे हैं, वो स्वशासन को प्राप्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। तो तिलक ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर के अब सत्याग्रह की घोषणा कर दी। और जैसे ही इधर इन्होंने सत्याग्रह की घोषणा की, उधर ब्रिटिश सरकार सजग थी, उसको पता था कि सत्याग्रह का असर क्या होता है। तो ब्रिटिश सरकार ने तुरंत ही 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा कर दी कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है। स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है मतलब क्या हुआ कि होम रूल लीग की जो मांग थी, उस मांग को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया कि हम उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि हम उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिससे कि धीरे धीरे स्वशासित संस्थाओं का हम विकास कर सके और एक समय ऐसा आएगा जब संपूर्ण शासन व्यवस्था स्वशासित संस्थाओं में डेवलप हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। समझ आई? तो इस प्रकार से होम रूल आंदोलन का अंत हुआ। क्लियर है? इसके बाद में दोस्तों अंतिम रूप से हम बात करेंगे लखनऊ समझौते पर। ये लखनऊ पैक्ट क्या था, लखनऊ समझौता क्या था? तो ये कुछ नहीं, सिर्फ कांग्रेस का और जो मुस्लिम लीग थी, उन दोनों का एक समझौता था।
दोनों का एक समझौता हुआ। उस समझौते को ही हम लखनऊ समझौता कहते हैं, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन के तहत ही ये समझौता दोनों पार्टियों में हुआ था, दोनों दलों में समझौता हुआ था। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार थी कि 19वीं शताब्दी तक तो ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन तुर्की साम्राज्य का समर्थक हुआ करता था। दोस्तों थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम आएगी अभी, है ना, थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आएगी, एक्चुअली में साइड में भी साउंड चल रहा है ना, और क्योंकि माता जी की स्थापना हो चुकी है तो थोड़ा साउंड की अभी 4-5 दिन इशू रहेगा, क्योंकि क्लास का टाइम भी इवनिंग का ही है तो थोड़ा सा इशू है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। 1 सेकेंड में भी चेक कर लूं साउंड को, सब क्लियर चल रहा है अभी। थोड़ा मिक्सअप होगा जब मैं बोलते टाइम में साउंड मिक्सअप होता है, ऐसे तो कैच नहीं करेगा साउंड। साउंड का वॉल्यूम तो आ रहा है यार, एक मिनट एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इट्स ओके, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने की, बीच में छोड़ने से कोई मतलब नहीं है इसका। थोड़ा सा देखते हैं यार, साउंड की प्रॉब्लम तो रहेगी, कल से कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी क्लास लेने की। चलिए 19वीं शताब्दी तक की अगर बात करें तो ब्रिटेन जो है तुर्की साम्राज्य का समर्थक हुआ करता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के पहले दशक में ही ब्रिटेन ने अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया और तुर्की के परंपरागत जो शत्रु था रूस, उसका मित्र बन गया। अब जैसे ही ब्रिटेन रूस का मित्र बना तो इसका असर जो है भारत के मुसलमानों पर भी पड़ा। भारतीय मुसलमानों को अब आशंका होने लगी कि यूरोपीय शक्तियां जो है तुर्क का विखंडन करने पर उतारू है। उनको एक डर यह भी सता रहा था कि अरब में जो मुस्लिम तीर्थ स्थान है उनमें भी अब ये यूरोपीय शक्तियां हस्तक्षेप करेंगी, तो उनकी जो इस्लामी भावनाएं थी अब वो प्रबल होने लगी, वो एक साथ उठ मिलकर के आने लगे। इसी क्रम में 1913 में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था अंजुमने खुद में काबा। ये नामक एक संस्था बनाई गई और इस संस्था में जो सदस्य थे वो अपने तीर्थ स्थानों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए भी तैयार हो चुके। तो इतनी स्ट्रॉन्ग संस्था बनाई गई। अभी तक जो थे भारतीय मुसलमानों की अगर हम बात करें तो अभी तक 1913 से पहले भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार के पूर्ण हितैषी हुआ करते थे, वफादार हुआ करते थे, लेकिन अब उसमें से मुसलमानों का एक वर्ग जो है देश के लिए स्वशासन की मांग का समर्थन करने लगा, मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन करने लगा था और तो इस बात पर बल देने लगा कि उसकी प्राप्ति के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर के प्रयास किए जाए। समझ आई? संपूर्ण मुस्लिम समुदाय नहीं, लेकिन मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग उठ करके तैयार हुआ जो कांग्रेस के साथ चल करके स्वशासन की मांग के लिए आगे बढ़ा। इसी के तहत ही मार्च 1913 में मुस्लिम लीग ने लखनऊ अधिवेशन में यह विश्वास प्रकट किया कि भारत की जनता का भावी विकास और प्रगति जो है विभिन्न समुदायों के सहयोग पर ही निर्भर है और ये आशा की गई कि दोनों पक्षों के नेता समय समय पर मिलकर के विचार करेंगे और देश के लिए, देश के कल्याण के लिए जो है मिलकर कार्य करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसी समझौते के तहत ही प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की ने इंग्लैंड और उसके मित्रों के विरुद्ध जो थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया, तुर्की ने किसका साथ दिया? जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी का। तो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी जो है ये इंग्लैंड के शत्रु थे, साथ दिया तो जो भारत के मुसलमान थे वो अब सामंजस्य में पड़ गए कि यार अब क्या करें, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो ब्रिटिश सरकार का वफादार हुआ करता था। तो लेकिन उसके बाद भी जो वफादार मुसलमान थे उन्होंने ब्रिटेन के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा कर दी कि हम आज भी आपके प्रति वफादार हैं। लेकिन उनमें से एक वर्ग उठा जो खिलाफत के प्रश्न को लेकर के उत्तेजित उठा। खिलाफत मतलब खलीफा का जो पद था, खलीफा के पद को लेकर उत्तेजित उठा। ब्रिटिश सरकार ने इस उत्तेजित वाले जो ग्रुप था, जो समूह था, उसको शांत करने के लिए उनको आश्वासन दिया
कि अब जो है अरब और इराक में जितने भी मुस्लिम तीर्थ स्थान हैं उन पर आक्रमण नहीं किए जाएंगे और तुर्की को भी उसका स्थान दिया जाएगा, खलीफा का पद नहीं छीना जाएगा। साथ ही साथ भारत सरकार ने मुसलमानों का दमन करना प्रारंभ किया, मुस्लिम नेताओं को जेल में डाल दिया और मुस्लिम नेताओं के द्वारा जो अखबार चलाए गए थे उनको भी बंद करवा दिया। इससे क्या हुआ, संपूर्ण मुस्लिम समुदाय जो है अब आहत हो चुका था और कहीं ना कहीं ब्रिटिश कांग्रेस का साथ देने के लिए अभी मजबूर हो चुके थे। 1916 में दोनों पार्टियों में लखनऊ में अधिवेशन हुए, हालांकि 1915 में मुंबई में भी अधिवेशन हुआ था, तो एक लीग की महासभाएं हुई थी, तो लीग की सभाओं में कांग्रेस के नेता भी शामिल हो गए थे। ठीक है, तो इस शामिल होने से क्या हो, दोनों में समझौते होना लगभग तय हो चुका था। तो 1916 में आकर के लखनऊ में जब समझौता था तो वहां पर इस अवसर पर कांग्रेस और लीग में एक समझौता हो गया और इसी समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से जाना गया। लखनऊ समझौते का आधार क्या था, सहयोग और मैत्री, लीग और कांग्रेस दोनों के बीच में सहयोग और मैत्री भाव उत्पन्न करना। इससे राष्ट्रीय शक्तियों का विलय नहीं हुआ, दोनों जो दल थे लीग और कांग्रेस, इनका अस्तित्व अलग अलग बना रहा। कांग्रेस ने एक सांप्रदायिक संस्था के विशेष हितों को स्वीकार कर लिया और लीग ने कांग्रेस की राष्ट्रीय मांग को मांग लिया। तो इस प्रकार से एक समझौता हुआ दोनों के मध्य में, उस समझौते के तहत ही लीग और कांग्रेस अब एक साथ मिलकर के कार्य करने लगे थे। यही था दोस्तों लखनऊ समझौता और कुछ नहीं, बल्कि जो ये पैराग्राफ मैंने यहां से यहां तक बताया ना, लखनऊ समझौते के लिए पर्याप्त है। लेकिन पूरी आगे की जो कहानी थी वो कहानी भी बहुत महत्व रखती है, बिना कहानी के आप पूरे पैक्ट तक, लखनऊ पैक्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा सेशन समझ आया होगा। अगले सेशन में अर्थात लेक्चर नंबर 37 में, मतलब कि कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, दोनों को एक साथ लेंगे। क्लियर है? रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों को एक साथ लेंगे ताकि आपका समय संभवतः बच सके। ठीक है, तो समय को भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। जाने से पहले मैं उन सभी छात्रों को एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा जो पहली बार सेशन में आए हैं। डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट किया करें लेक्चर की, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उसकी लिंक। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी अवेलेबल है, उनको ज्वाइन कर लें। प्लेलिस्ट को जरूर विजिट किया करें। सेशन में अगर अच्छा लगा है सेशन आपको तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।